बड़े भाई ने मेरा कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट हड़प लिया और माँ ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर भाई की यूनिवर्सिटी की फीस भरूं। बाद में मैंने बिजनेस शुरू किया और करोड़पति बन गया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने भाई को 99 लाख रुपए देने की बात मान ली थी। 99 लाख। उसी शाम घर में आग लग गई। माँ ने मुझे और मेरी पत्नी विभा को आग के समंदर में डूबते देखा, लेकिन वो उल्टा बहुत खुश होकर हंस रही थी। शरीर की हर इंच त्वचा के जलने का वो दर्द मैं जिंदगी भर नहीं भूल सका, लेकिन अब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है। इस बार मैं ये बेकार की मोह ममता नहीं निभाऊंगा। सो क्या रहा है, उठ और काम पर लग। एक औरत की गुस्से भरी चीख कानों में गूंजी। अगले ही पल बदबूदार ठंडे पानी की एक बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल दी गई। शिवम अचानक झटके से उठ बैठा। पानी बहुत अच्छा, और डालो जल्दी, आग बुझाओ, लोगों को बचाओ। विभा अभी भी आग में फंसी है। एक पल पहले तक वो अपनी पत्नी विभा के साथ आग में घिरा हुआ था और अब अचानक ठंडा पानी उस पर डाला गया था। वो सोच ही रहा था कि सामने वाला और पानी डाले ताकि आग बुझ सके, तभी पीतल का बड़ा तसला उसके सिर पर दे मारा गया। दर्द से उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। पागल हो गया है क्या तू? कौन सी आग, कैसी आग? दवाई नहीं है तो ये बड़ा तसला ही ले। एक राक्षसी औरत की तरह दिखने वाली महिला ने फिर से तसला उठाया और पूरी ताकत से शिवम पर दे मारा। निकम्मे हरामी, दिन भर बस खाना और सोना आता है। सोना है ना, सोता रह। क्यों नहीं मर जाता सोते सोते? 3 साल पहले मर जाता तो चैन से सोता रहता। आह दर्द। शिवम ने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर पकड़ लिया। शरीर का दर्द उसे साफ बता रहा था, ये सपना नहीं है। उसने सिर उठाकर उस औरत को देखा जो उसे मार रही थी। वो उसकी अपनी माँ थी, लेकिन ऐसी माँ जिसका पक्षपात आसमान छू रहा था। और इस वक्त कमला देवी बूढ़ी नहीं दिख रही थी जैसे उसकी यादों में थी। तभी शिवम को कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने हाथों की तरफ देखा। हथेलियों पर खेतों में काम करने से बने हुए कठोर छाले तो थे, लेकिन ये हाथ जवान थे और फुर्तीले भी। भगवान ने आखिर आंखें खोल दी। भगवान ने सच में आंखें खोल दी। मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका हूँ। शिवम ने नाखुशी से मुड़कर उस आदमी को देखा जो उसे डांट रहा था। वो उसका बड़ा भाई महेश था। तुझ पर भूत चढ़ गया है क्या? अभी तक खेत में जाकर धान की पौध क्यों नहीं उखाड़ी? निकम्मा कहीं का। पूजा भी खेत में काम कर रही है और तू यहाँ पागलों जैसी हरकत कर रहा है। एक बार और गाली देकर दिखा। शिवम ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर ऊपर से उसे घूरते हुए बोला, क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हें खाना नहीं चाहिए? सारा काम सिर्फ मैं और छोटी बहन ही क्यों करें और तुम लोग घर में बैठे आराम करो? मैं और छोटी बहन 4 खेतों की रोपाई कर चुके हैं, बाकी खेत तुम्हारे और राकेश के हैं। अपने खेत खुद संभालो। पिता की मौत के बाद सबसे दर्दनाक बात यही थी, बड़ा भाई महेश और छोटा भाई राकेश ने कभी कोई काम नहीं किया। घर का सारा बोझ सिर्फ शिवम और उसकी छोटी बहन पर डाल दिया गया था और अब उल्टा उसे ही डांटने आ गए थे। तेरी इतनी हिम्मत, ऐसी बातें करने लगा? हाँ, मैं अब बगावत करूंगा। आज के बाद इस घर के लिए बैल बनकर काम नहीं करूंगा। पिछली जिंदगी याद आते ही, जहाँ उसने पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए जानवरों की तरह मेहनत की और आखिर में आग में जलकर मर गया। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। अगर आज तू खेत में काम करने नहीं गया तो आगे से इस घर में वापस मत आना, ठीक है? मैं अलग होकर खुद रहूंगा। जब पूजा आ जाएगी तब बंटवारा कर लेंगे। जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन जो मेरा है उसे किसी को नहीं लेने दूंगा। इतना कहकर शिवम दृढ़ कदमों से आंगन से बाहर निकल गया। उसने कमला देवी की गालियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो दौड़ता हुआ उस धान के खेत की तरफ गया जहाँ उनके घर की पौध लगी हुई थी। दूर से ही उसने अपनी छोटी बहन को झुकी हुई कमर के साथ खेत में पौध उखाड़ते देखा। उसका दुबला पतला छोटा सा शरीर देखकर दिल दुख उठा। छोटी बहन, दूसरे भैया आप आ गए, चल मेरे साथ घर चल। घर, धान की पौध नहीं उखाड़नी, रोपाई नहीं करनी। शिवम ने छोटी बहन का हाथ पकड़ा और जल्दी से किनारे पर ले आया। फिर नीचे बैठकर उसके पैरों से कीचड़ साफ करने लगा। दूसरे भैया, घर में क्या हुआ? अभी तो समय भी है, हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें जल्दी पौध उखाड़नी होगी, नहीं तो धूप तेज हो जाएगी और रोपाई करना मुश्किल होगा। धूप तेज होती है तो होने दे, अब हम काम नहीं करेंगे, चल घर चलते हैं। वो छोटी बहन का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। पूजा बिना कुछ पूछे चुपचाप उसके साथ चलती रही, लेकिन दोनों भाई बहन अभी घर पहुंचे भी नहीं थे कि अंदर से कमला देवी की तेज गालियां सुनाई देने लगी। बिस्तर पर फिर टटी कर दी, बदबू से जान निकल रही है। दादाजी। इस वक्त शिवम बस अपने दादाजी को अच्छे से साफ करना चाहता था। फिलहाल उसका कमला देवी से बहस करने का मन नहीं था। उसने सिर्फ गुस्से से उसकी जाती हुई पीठ को घूरा। रुको, मैं अभी आता हूँ। पूजा जल्दी से पानी का एक टब लेकर आई। तुम बाहर जाओ, मैं दादाजी को साफ कर देता हूँ। दूसरे भैया, मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ, जरूरत पड़े तो आवाज देना, ठीक है? तुम दादाजी के साफ कपड़े ले आओ, ठीक है? शिवम ने दादाजी के कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें उठाकर आंगन में धूप सेंकने के लिए बैठा दिया। पास बैठा महेश तीनों को तिरस्कार भरी नजर से देख रहा था। छोटी बहन, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले जाकर खाना खा लो, मैं दादाजी को खिला देता हूँ। ठीक है, खाना खाकर मेरे लिए भी एक कटोरी ले आना। महेश ने यह सुनते ही गुस्से से शिवम को घूरा। खा खा खा, बस खाना ही आता है, क्यों नहीं खा खा कर मर जाता? शिवम सीधे उसके पास गया और एक लात मार दी। चुपचाप अपनी गंदी किताब देख, अगर फिर बकवासी ना तो दादाजी को खाना खिलाने के बाद सबसे पहले तुझे ही सबक सिखाऊंगा। 2 जन्मों की नफरत शिवम की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी डरावनी नजर देकर महेश की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। दूसरे भैया, मैं पेट भर चुकी हूँ, अब आप खा लो, ठीक है? तभी बाहर घूमकर लौटी कमला देवी ने देखा कि शिवम और पूजा अभी भी घर पर हैं। उससे तुरंत गुस्सा आ गया। अरे अभी तक खेत पर नहीं गए? दूसरे भैया, चलो खेत चलते हैं। छोटी बहन, मैंने कहा ना आज हम खेत नहीं जाएंगे और आज के बाद मैं तुम्हें खेत में काम भी नहीं करने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, हरामी, आज बड़ा शेर बन रहा है, अपनी माँ के खिलाफ जाएगा, आज तुझे जान से मार दूंगी। कमला देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास रखा बांस का डंडा उठाया और सीधे शिवम पर हमला कर दिया। भैया जल्दी हटो, माँ सच में बहुत गुस्से में है। लेकिन तभी शिवम ने जोर से धक्का दिया और कमला देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अरे राम, बेटा अपनी माँ को मार रहा है। अब इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा। मैंने इसे पैदा करके पाला किस लिए? अब मैं कैसे जीऊंगी? शिवम, तूने मेरी माँ को हाथ लगाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। महेश गुस्से में शिवम की तरफ दौड़ा, लेकिन शिवम ने उसकी उठी हुई टांग को बीच में ही पैर से दबा दिया। आह दर्द दर्द। महेश
महेश को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा चुपचाप मेहनत करने वाला शिवम आज बार बार उस पर हाथ उठा रहा है। छोड़ छोड़ मुझे, अगर हिम्मत है तो छोड़, मैं तुझसे 300 राउंड लड़ूंगा। शिवम ठंडी हंसी हंसा। तुझे हराने के लिए एक ही वार काफी है, 300 राउंड की जरूरत नहीं। दूसरे भैया ये क्या कर रहे हो? क्या सच में बड़े भैया को मारोगे? तुम्हें क्या हो गया है? इतने में छोटा भाई रवि कमरे से बाहर आया। वो कमला देवी को उठाते हुए शिवम से सवाल करने लगा। रवि एक चालाक और नकली शरीफ इंसान, पिछले जन्म में भी वो हमेशा दोनों तरफ की बातें बनाकर फायदा उठाता था और आज भी उसे शिवम से सवाल करने की हिम्मत हो रही थी। दादाजी बूढ़े हैं और बीमार भी, उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए। माँ की उम्र भी हो चुकी है, उनका शरीर भी जवाब दे रहा है। अगर वो खेत में नहीं जाती तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम और महेश दोनों जवान हो, फिर तुम लोग खेत में काम क्यों नहीं करते? पूरा 6 लोगों का परिवार है और सिर्फ मैं और छोटी बहन ही दिन रात काम करें, जबकि तुम लोग घर में पढ़े आराम करो। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन आराम करता है? मैं हर दिन घर में पढ़ाई करता हूँ। मैं जल्द ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ। शिवम ने जमीन पर पड़ी उसकी किताब उठाई और सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। ये घटिया प्रेम कहानियां पढ़कर कॉलेज निकलेगा तू? फिर उसने डर चुकी कमला देवी की तरफ देखा। मैं घर का बंटवारा चाहता हूँ। आज के बाद दादाजी और छोटी बहन मेरे साथ रहेंगे और तुम दोनों बेटे अपनी माँ के साथ रहना। जारी। शिवम ने साफ साफ घर बांटने की बात रख दी। घर बांटना चाहता है? सपने देख रहा है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर कभी नहीं बटेगा। कमला देवी जानती थी कि शिवम और पूजा ही घर के असली मेहनती लोग हैं और पूजा भी अब शादी की उम्र में पहुंच रही थी। वो उसके दहेज से पैसे कमाने का सपना देख रही थी, इसलिए वो किसी भी हालत में पूजा को जाने नहीं देना चाहती थी। शिवम ने भी ठंडे स्वर में जवाब दिया, और मैं भी साफ कह रहा हूँ आज ये घर बटकर रहेगा। हाय राम, अब तो जीना ही बेकार हो गया। कमला देवी जमीन पर बैठकर जोर जोर से नाटक करने लगी। तभी दादाजी ने हाफी आवाज में कहा, बस करो। लेकिन कमला देवी ने उनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दादाजी आप चिंता मत करो। शिवम सच सच बता, क्या तूने सच में घर बांटने का फैसला कर लिया है? हाँ दादाजी, मैं आपको और पूजा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब मैं आप दोनों को और तकलीफ नहीं सहने दूंगा। पिछले जन्म में दादाजी पर कमला देवी ने इतना अत्याचार किया था कि वो अगली सर्दी तक भी जिंदा नहीं रह पाए थे, लेकिन इस बार शिवम दोबारा जन्म लेकर लौटा था। वो दादाजी को लंबी उम्र देना चाहता था। दादाजी की आंखें भर आईं। अच्छे बच्चे, इन सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। मुझे बैठक वाले कमरे में ले चल, मैं तेरा घर बांटने का सपना पूरा करूंगा। जी दादाजी। शिवम ने दादाजी को उठाकर घर के मुख्य कमरे में सबसे ऊपर वाली जगह पर बैठा दिया। दादाजी ने धीरे से कहा, अपनी माँ को अंदर बुलाओ और तुम लोग सब बाहर खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी दरवाजे के पास आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है? शिवम ने चिंता से कहा। दादाजी आप गुस्सा मत करना। फिर उसने कमला देवी की तरफ देखकर चेतावनी दी, मेरे दादाजी तुमसे ठीक से बात करना चाहते हैं। अगर उनकी एक भी बाल बराबर बेइज्जती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर शिवम महेश के पास गया और उसके कंधे पर जोरदार लात मार दी। हरामी, तुझे दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, फिर मुझे क्यों मार रहा है? शिवम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर तुझे मारा? हिम्मत है तो अपनी माँ को बचा ले। महेश चिल्लाया, तू बड़ा मर्द बन रहा है क्या? हाँ, और सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। अगर अब भी अंदर जाकर दादाजी की बात नहीं मानी तो और भी मार पड़ेगी। महेश हमेशा से कमला देवी का सबसे प्यारा बेटा था। उसे चोट लगती तो दर्द माँ को होता था और शिवम यही बात अच्छी तरह जानता था। कमला देवी गुस्से से कांपती हुई बोली, ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे में घुस गई। बूढ़े आदमी, क्यों बुलाया है मुझे? दादाजी ने शांत स्वर में कहा। दरवाजा बंद कर दो। कमला देवी तुरंत ताना मारते हुए बोली, वाह, मैं भले अभी भी जवान दिखती हूँ, लेकिन आखिर हूँ तो तुम्हारी विधवा बहू। दिन दहाड़े एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठना अच्छा लगेगा क्या? तभी बाहर से महेश की दर्द भरी चीख सुनाई दी, आह माँ! शिवम बाहर फिर उसे मार रहा था। अगर दादाजी की बात नहीं मानी ना तो अब रवि की बारी है। ये सुनते ही रवि घबराकर दौड़ा और खुद जाकर कमरे का दरवाजा बंद कराया। कमरे के अंदर दादाजी ने सीधे मुद्दे पर बात की, मेरी और शिवम की जमीन अलग कर दो। मैं शिवम और पूजा के साथ पुराने तालाब वाले छोटे घर में रहूंगा। तू अपने दोनों बेटों के साथ अलग रह और पूजा की जमीन तुम लोग रख लेना, उसे मुआवजा समझ लेना। कमला देवी तुरंत भड़क उठी, इतना आसान नहीं है। अगर वो चला गया तो घर का सारा काम कौन करेगा? दादाजी ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। शिवम तुम्हारा असली बेटा नहीं है। मैंने आज तक ये बात उससे छुपा कर रखी ताकि उसे लगे कि उसकी भी एक माँ है, लेकिन अगर तू नहीं मानी तो मैं उसकी सच्चाई उसे बता दूंगा। कमला देवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी तब शिवम के पिता श्यामलाल पहले ही शिवम को कहीं से लाकर पाल रहे थे और महेश उसका अपने पहले पति से पैदा हुआ बेटा था। सालों तक कमला देवी ने शिवम की असली पहचान छुपा कर रखी ताकि वो माँ का कर्ज महसूस करे और इस घर के लिए जानवरों की तरह काम करता रहे। लेकिन अब शिवम का बदलता स्वभाव देखकर उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये राज खुल न जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, घर बांटना है तो बांट लो, लेकिन सिर्फ तुम दोनों अलग जाओगे। पूजा मेरी बेटी है, वो यहीं रहेगी और मेरी सेवा करेगी। और सुनो, अगर तुम लोग तालाब वाले घर में रहोगे तो इसका मतलब तालाब भी तुम्हें चाहिए, तो बदले में अपनी खेत वाली जमीन छोड़नी पड़ेगी। फिर उसने दादाजी को उकसाने की कोशिश की, मत भूलो तुम्हारा असली पोता सिर्फ रवि है। क्या मरने के बाद अपनी अच्छी जमीन उस पराये लड़के को दे दोगे? तालाब वाली जमीन ज्यादा कीमती नहीं थी, मछलियां कम निकलती थी और खर्चा ज्यादा था, इसलिए कमला देवी खुद उसे नहीं चाहती थी। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, खेती वाली जमीन तुम रख लो, लेकिन मेरे नाम की सूखी जमीन मैं अपने पास रखूंगा। आखिर शिवम ही मेरा बुढ़ापा संभालेगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। कमला देवी ने बस ठंडी आवाज में हूं कहा। हालांकि वो खुश नहीं थी, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। तभी दादाजी ने बाहर आवाज लगाई, शिवम अंदर आ जाओ। शिवम तुरंत कमरे में दौड़ता हुआ आया। दादाजी बुलाया, तेरी माँ घर बांटने को मान गई है, अब से हम दोनों तालाब वाले घर में रहेंगे। मेरी सूखी जमीन और तेरे हिस्से के खेत हमारे होंगे। शिवम तुरंत बेचैन होकर बोला, सिर्फ मैं और आप? छोटी बहन का क्या? पिछले जन्म में जैसे ही पूजा 20 साल की हुई थी, कमला देवी ने उसे पैसों
पैसों के लिए एक बूढ़े कुंवारे आदमी को बेच दिया था और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, शिवम, हम दोनों मर्द हैं, पूजा का हमारे साथ रहना ठीक नहीं लगेगा, बेहतर होगा कि वो अपनी माँ के साथ रहे। शिवम अभी तक नहीं जानता था कि वो और पूजा असली भाई बहन नहीं है, लेकिन गाँव वाले ये बात जानते थे। अगर दोनों साथ रहते तो गाँव की औरतें तरह तरह की गंदी बातें बनाती। शिवम तुरंत बोल पड़ा, अपनी सगी बहन और दादाजी के साथ रहने में क्या दिक्कत है? शिवम, क्या तू अपने दादाजी की बात मानेगा या नहीं? तभी पूजा धीरे से बोली, दूसरे भैया, आप दादाजी के साथ अलग रह लो। बड़े भैया और रवि दोनों आदमी हैं, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन दोनों के लिए माँ की देखभाल करना आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। वो जानती थी कि शिवम उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि परिवार में और लड़ाई हो। शिवम ने गहरी सांस ली, दादाजी, अब जब हम अलग हो ही रहे हैं तो हमारे घर का फैसला मैं करूंगा, इस बार मेरी चलेगी। फिर उसने कमला देवी की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, माँ, आज छोटी बहन मेरे साथ जाएगी, तुम मानो या ना मानो, उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर नहीं माना तो मैं महेश और रवि को रोज 3 बार पीटूंगा, ठीक वैसे जैसे लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं। ये सुनते ही दोनों भाई डर कर एक दूसरे के पीछे छुप गए। महेश घबरा कर बोला, अरे छोटी बहन को इसके साथ जाने देना, इसने तो मुझे पहले ही अधमरा कर दिया है, अब फिर मुझे मत पिटवाओ। रवि भी तुरंत बोला, हाँ हाँ, मुझे भी अब मार नहीं खाना, इसे जो चाहिए दे दो, वैसे भी छोटी बहन 2-4 साल बाद शादी करके चली ही जाएगी। कमला देवी ने तुरंत पैसों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया, शादी करके जाएगी तो दहेज भी मिलेगा। शिवम, अगर तू 100 रुपए देगा तभी मैं अपनी बेटी को तेरे साथ जाने दूंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हो? दूसरे भैया के पास इतने पैसे कहाँ होंगे, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन कमला देवी ने कठोर आवाज में कहा, 100 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। हरामी, बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, बिना पैसे के क्या उखाड़ लेगा? घर भी बांटना है और मेरी काम करने वाली बेटी को भी ले जाना है, सबने देख रहा है क्या? चुपचाप इसी घर में बैल बनकर काम कर। महेश और रवि भी तुरंत बोल पड़े, हाँ, 1 पैसा कम नहीं होना चाहिए, वरना घर नहीं बटेगा। शिवम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, 100 रुपए ही सही, लेकिन पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को दूंगा। हालांकि शिवम अपनी कमाई का 1 पैसा भी कमला देवी को नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर इन 100 रुपयों से वो पूजा को अपने साथ ले जा सकता था तो वो इसे कुत्ते को डाली हुई रोटी समझेगा। कमला देवी की आंखें चमक उठी, अगर अभी पैसे नहीं दे सकता तो साल के आखिर में 100 नहीं, पूरे 200 रुपए देने होंगे। शिवम ने उसकी आंखों में देकर पूछा, पक्का? हाँ, पूरे 200। ठीक है। फिर शिवम ने पूजा से कहा, जाओ गांव के प्रधान जी को बुला कर लाओ। ठीक है। पूजा तुरंत घर से बाहर निकल गई। कमला देवी फिर बोली, सुन शिवम, मैंने बेटी को तेरे साथ भेजने की बात मान ली है, लेकिन उसके हिस्से की खेती और जमीन तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे। शिवम ने धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई, तीनों माँ बेटों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। ठीक है, ले जाओ जो लेना है, सच ही कहा गया है, बुरे लोग हमेशा अपने से ज्यादा खतरनाक इंसान से डरते हैं। कुछ देर बाद गांव के प्रधान जी आ गए। शिवम, पूजा ने बताया कि तुम लोग घर बांटना चाहते हो। हाँ, मैं दादाजी और छोटी बहन को लेकर अलग रहना चाहता हूँ। इसके बाद शिवम ने प्रधान जी को सारी शर्तें विस्तार से बता दी। प्रधान जी ने कमला देवी और उसके बेटों की तरफ देखा। तुम लोग इन शर्तों से सहमत हो? शिवम की उठी हुई मुट्ठी देकर तीनों के चेहरे फिर से पीले पड़ गए। हाँ, हम मानते हैं। प्रधान जी ने पूजा से पूछा, बेटी, क्या तुम भी अपने दूसरे भैया के साथ जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अभी बंटवारे का लिखित कागज तैयार करता हूँ। आज जो तय होगा उसे बाद में कोई बदल नहीं सकेगा। प्रधान जी ने जल्दी ही बंटवारे का दस्तावेज तैयार कर दिया। सब लोग देख लो, कुछ और जोड़ना है क्या? रवि को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शिवम ने तुरंत कहा, एक बात और जोड़िए, मेरी माँ ने छोटी बहन को मेरे साथ भेजने के बदले मुझसे 200 रुपए मांगे। आज के बाद छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, खासकर उसकी शादी विवाह का फैसला। उसमें कमला देवी, महेश या रवि का कोई हक नहीं होगा। ये बात लिखित में जोड़नी पड़ेगी। तीनों माँ बेटे अंदर से खुश नहीं थे, लेकिन शिवम के डर से विरोध भी नहीं कर सके। आखिरकार सब तय हो गया। इसके बाद शिवम और पूजा सामान बांधने लगे। साल 1985 में गांव के घरों में रसोई का सामान बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था, इसलिए शिवम ने खाना बनाने वाला बर्तन उठाया, थोड़ी सुअर की चर्बी, नमक और जितना जरूरी सामान ले सका था सब बांध लिया। कमला देवी बाहर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, अरे ओ हरामी, दरवाजा खोल, क्या मेरी चीजें चोरी कर रहा है? शिवम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ जो हमारे हिस्से का है। उसने कमला देवी की बातों को अनसुना किया, सामान पूजा को पकड़ा दिया और खुद दादाजी को पीठ पर उठाकर पुराने तालाब वाले छोटे घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वो दादाजी और छोटी बहन को नई जिंदगी देना चाहता था, लेकिन शिवम के पास एक ऐसा रहस्य भी था जिसे कोई नहीं जानता था। उसके पास एक रहस्यमयी जगह थी जहाँ से वो साल 2005 का सामान 1985 में ला सकता था। जारी, शिवम दादाजी और छोटी बहन को लेकर अलग हो गया। कमला देवी गुस्से में थूकते हुए बोली, हरामी कहीं का, घर छोड़कर जाएगा तो दुनिया की ठोकरें खाएगा। बस 2 छोटे खेत, थोड़ी सी बंजर जमीन और वो बेकार सा तालाब लेकर क्या अच्छी जिंदगी जिएगा? सबने देखा है, वो हरामी एक दिन जरूर रोता हुआ वापस आएगा। उस दिन हम उससे पूरे गांव के सामने घुटने टेकवाएंगे, तभी आज की बेइज्जती का बदला पूरा होगा। सही कहा। उधर शिवम, पूजा और दादाजी अब तालाब वाले छोटे घर तक पहुंच चुके थे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए भाई बहन ने जल्दी ही सब साफ सफाई करके ठीक कर लिया। पूजा अचानक बोली, अरे भैया, हम माँ से चावल लेना तो भूल ही गए, तू यहीं दादाजी के साथ रह, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन भैया, माँ से फिर झगड़ा मत करना। चिंता मत कर। शिवम की मार का डर कमला देवी के मन में अभी भी ताजा था, इसलिए उसने बिना बहसिए उसे अनाज दे दिया। उधर पूजा पेड़ के नीचे बैठकर दादाजी से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद उसने दूर से शिवम को कई बोरी अनाज उठाए आते देखा। भैया, आप आ गए? माँ ने परेशान तो नहीं किया? अब वो मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर शिवम मुस्कुराया, छोटी बहन, अब से तू पेट भरकर खाना खाएगी। पूजा की आंखें खुशी से चमक उठी। दूसरे भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। रात का खाना खाने के बाद तीनों पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा लेने लगे। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, छोटी बहन जब हमारे पास ऐसे आ जाएंगे तो हम
हम तालाब में ढेर सारी मछलियां पालेंगे, साथ में कमल भी लगाएंगे, फिर कमल के फूल देखेंगे और कमल ककड़ी खाएंगे। पूजा उत्साहित होकर बोली, वाह सच में? मैंने आज तक असली कमल का फूल नहीं देखा। दादाजी ने आधी नींद में मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ तेरी मर्जी से होगा। शिवम समझ गया कि दादाजी को नींद आने लगी है। वो भी धीरे धीरे आराम से लेट गया। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। नींद में उसने सोचा, काश पिछले जन्म वाली मेरी बीजों की दुकान की मछलियां यहाँ ला पाता। और तभी अचानक शिवम ने खुद को अपनी पिछली जिंदगी वाली दुकान के अंदर खड़ा पाया। चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां थी, उनमें हर तरह के बीज रखे थे, सब्जियों के बीज, धान, गेहूं, मक्का, फूलों के बीज। एक तरफ उसकी खुद की तैयार की हुई पौध भी रखी थी और पास के पानी वाले टैंक में छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। शिवम ने एक पानी का डोल उठाया और उसमें से मछलियों को देखते हुए बुदबुदाया, काश मैं इन्हें 1985 में ले जा पाता। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसकी आंखों के सामने सब घूम गया। अगले ही पल वो फिर तालाब वाले घर के बाहर बैठा था, लेकिन उसके हाथ में वही डोल था जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। शिवम डर के मारे घबरा गया। उसने तुरंत डोल तालाब की तरफ फेंक दिया। सारी मछलियां पानी में तैर गईं। उसने खुद को जोर से छुटकी काटी। ये सपना नहीं था, सच में मैं वो डोल यहाँ ले आया। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। क्या इसका मतलब मेरे पास कोई जादुई जगह है? शिवम ने याद करने की कोशिश की कि सोने से पहले उसने क्या सोचा था। हाँ, मैंने बीजों की दुकान के बारे में सोचा था, उसने धीरे से कहा। दुकान, और अगले ही पल वो फिर उसी दुकान के अंदर खड़ा था। ये सपना नहीं है, ये सच में मेरी दुकान है। मेरे पास स्पेस है, एक जादुई जगह। शिवम खुशी से पागल होने लगा। दुकान में तरह तरह के अनोखे बीज थे, मीठे मकई के बीज, खुशबूदार चावल, लाल चावल, काले चावल, यहाँ तक कि ऐसी रंग बिरंगी सब्जियां भी थी जो 1985 में किसी ने कभी नहीं देखी थी। विशाल तरबूज, छोटे जापानी कद्दू। अगर वो इन्हें उगाता तो उनकी कीमत आसमान छूती, क्योंकि जो चीज सबसे अलग होती है उसी की सबसे ज्यादा कीमत लगती है। शिवम उत्साह में दुकान के अंदर इधर उधर दौड़ने लगा। तभी उसे एक और बात समझ आई। दीवार पर वही लाल पानी का डोल टंगा हुआ था जो उसने अभी तालाब में फेंका था। वो तुरंत बाहर आया और तालाब में देखा, डोल अभी भी पानी में तैर रहा था। यानी अगर वो स्पेस से कोई चीज बाहर निकाल लेता है तो अंदर वापस जाने पर वो चीज फिर से अपनी जगह आ जाती है। मतलब उस स्पेस का सामान कभी खत्म नहीं होगा। शिवम की सांसें तेज हो गई। अब तो सच में किस्मत खुल गई। उसने दुकान का स्टोर खोला। अंदर ढेर सारा सामान रखा था, बिस्कुट, ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स, दूध, कोल्ड ड्रिंक। ये सब वो पिछले जन्म में खुद खाने के लिए रखता था। अब इन चीजों की वजह से 1985 में उसे और उसके परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे इन चीजों को बाहर लाने का कोई सही बहाना भी बनाना होगा। हालांकि मछलियों को बाहर निकालना आसान था। उसने स्पेस से एक पूरी बाल्टी मछलियां निकाली और तालाब में छोड़ दी। शिवम का जोश आसमान छू रहा था। 1980 का दौर ऐसा था जहां सही मौके को पकड़ने वाला इंसान बहुत जल्दी ऊपर उठ सकता था। और इस बार वो अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियां सुधारना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने पिछली जिंदगी के पछतावों के बारे में सोचा, उसे अचानक अपनी पत्नी विभा की याद आ गई। पता नहीं 1985 में मेरी होने वाली पत्नी अभी क्या कर रही होगी। शिवम ने थोड़ा सा घी, नमक और आधी बोरी चावल उठाए और यादों के सहारे विभा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि मिट्टी और घास से बना छोटा सा घर अंदर से कसकर बंद था। शिवम दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोला, विभा मैं शिवम हूँ। मैं थोड़ा घी, नमक और आधी बोरी चावल लाया हूँ। सब सामान दरवाजे पर रख दिया है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शिवम तेज धूप में काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सामान यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर ले लेना। इतना कहकर वो मुड़ गया, लेकिन सच में गया नहीं। वो पास एक बड़े पेड़ के पीछे छुकर खड़ा हो गया। उसे डर था कि कहीं विभा बाहर न निकले और कोई राह चलता इंसान सामान उठाकर न ले जाए। काफी देर बाद आखिरकार दरवाजा धीरे धीरे खुला। विभा बाहर निकली। पेड़ के पीछे खड़ा शिवम उसे चुपचाप देखता रहा। उसका शरीर इतना दुबला हो चुका था कि जैसे सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची हो, और उसके दोनों गालों पर केंचुए जैसी लंबी बदसूरत चोटों के निशान थे। उन्हें देखकर शिवम का दिल कसकर दुख उठा। विभा 12 साल पहले अपनी बड़ी बहन रीना के साथ इस गांव में आई थी। उसकी बहन गांव में सरकारी काम के लिए भेजी गई थी, लेकिन क्योंकि उनके माता पिता कभी अपराध के आरोप में सजा काट चुके थे, इसलिए गांव के लोग दोनों बहनों से दूरी बनाकर रखते थे। उन्हीं लोगों में एक सनकी आदमी भी था जिसने जानबूझकर दोनों बहनों के चेहरों पर धारदार चीज से हमला कर दिया था। पिछले जन्म में शादी के बाद विभा ने शिवम से कहा था, मैं इन निशानों की शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने ही मुझे गलत लोगों से बचाए रखा। लेकिन शिवम जानता था चेहरे के ये निशान हमेशा विभा के दिल का सबसे बड़ा दर्द रहे थे। शिवम ने मन ही मन कसम खाई, विभा इस जन्म में जैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा तुझे शहर ले जाकर तेरे चेहरे का इलाज करवाऊंगा। तभी विभा ने पेड़ के पीछे खड़े शिवम को देख लिया। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की खुशी चमक उठी। गांव में आने के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया था। धन्यवाद शिवम भैया। शिवम हल्का सा मुस्कुराया। पगली धन्यवाद किस बात का? फिर उसने धीरे से कहा, अगर आगे कभी कोई परेशानी हो तो गांव के किनारे वाले तालाब के घर में आ जाना। मैं और दादाजी अब वहीं रहते हैं। अगले 2 दिनों तक शिवम और पूजा ने बाकी बचे दोनों खेतों की रोपाई पूरी की। काम खत्म करके जब दोनों गांव लौट रहे थे तभी दूर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अरे बदसूरत लड़की, चेहरा तो बदसूरत है ही, दिल भी इतना काला निकला। मेरे घर का सामान चुराने की हिम्मत कैसे हुई? इतना सारा घी, इतने सारे चावल, क्या चाहती है? मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाए? शिवम ने आवाज पहचान ली। वो थी गांव की मशहूर लालची और झगड़ालू औरत शांति चाची, और जिसके सिर पर उंगली रखकर वो चिल्ला रही थी वो विभा थी। अपने माता पिता के अतीत की वजह से विभा हमेशा खुद को छोटा समझती थी, इसलिए वो रो तो रही थी लेकिन खुद को बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसका वो बेबस चेहरा देखकर शिवम का दिल गुस्से से भर गया। वो भीड़ को धक्का देता हुआ आगे बढ़ा। हटो। फिर वो जाकर सीधे विभा के सामने खड़ा हो गया। शांति चाची चिल्लाई, अरे ओ शिवम, मुझे धक्का क्यों दिया? मरना है क्या? शिवम ने
ठंडी आवाज में कहा, हाँ धक्का मैंने ही दिया है। फिर उसने पूरे गांव वालों की तरफ देखकर जोर से कहा, विभा के पास जो चावल, घी और नमक है वो मैंने दिया है, उसने किसी का कुछ नहीं चुराया। क्या वो सामान तुमने दिया था? शांति चाची का चेहरा एकदम बदल गया, लेकिन अब क्योंकि गांव के सामने तमाशा हो चुका था इसलिए वो अपनी गलती मानना नहीं चाहती थी। तू कह दे तो क्या वो सच हो जाएगा? कोई सबूत है तेरे पास? शिवम तुरंत पलटकर बोला, तो तू जो कह रही है कि उसने चोरी की, उसका क्या सबूत है तेरे पास? शांति चाची अकड़ कर बोली, चोरी का सामान ही सबूत है। शिवम हल्का सा हंसा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज मैं भी तेरी असली औकात सबको दिखा देता हूँ। वो नीचे झुका और चावल वाली बोरी खोल दी। उस बोरी के अंदर काले धागे से शी लिखा हुआ था। शिवम ने ऊंची आवाज में कहा, देखो सब लोग, अगर इसे पढ़ना नहीं आता तो तुम लोग ही बता दो, क्या ये मेरे घर का निशान नहीं है? गांव वाले तुरंत बोल उठे, हाँ ये तो शिवम के घर का निशान है। सही कह रहा है। फिर शिवम ने विभा के हाथ से घी और नमक वाला मिट्टी का बर्तन लिया और उसे ऊपर उठाकर सबको दिखाया, और ये देखो इस बर्तन पर भी वही निशान बना है। पूरे गांव में सिर्फ हमारा परिवार ही ये निशान इस्तेमाल करता है, तो ये सामान हमारा हुआ या इसका? अब भीड़ धीरे धीरे शांति चाची को घूरने लगी। 1985 के उस दौर में गांवों में लोग शादी ब्याह या दावतों के समय एक दूसरे से बर्तन, मेज और सामान उधार लेते थे, इसलिए लोग अक्सर अपने बर्तनों पर परिवार का निशान बना देते थे ताकि कोई गलती से उठा न ले जाए थे। और पूरे गांव में सिर्फ शिवम का परिवार ही शी निशान इस्तेमाल करता था। भीड़ में से लोग बोलने लगे, अरे शांति चाची अब क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गई? शर्म नहीं आती क्या? दूसरों का सामान हड़पने चली थी, ऊपर से लड़की पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सच में बहुत घटिया हरकत है। ऐसे लोग ही गांव का नाम खराब करते हैं। अब गांव वाले मिलकर शांति चाची को ही सुनाने लगे। शांति चाची का चेहरा लाल पड़ गया। अच्छा अच्छा, गलती हो गई मुझसे, ठीक है अब ज्यादा मत बोलो। इतना कहकर वो निकलने लगी, लेकिन तभी शिवम ने जोर से कहा, रुको। फिर उसने गुस्से में कहा, विभा से माफी मांगो। मेरी होने वाली पत्नी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर अब ऐसे ही भाग जाओगी? पूजा भी तुरंत बोली, हाँ तुम तो बस मेरे भैया का सामान हड़पना चाहती थी, इसलिए झूठ बोलकर विभा दीदी को चोर बना दिया। गांव वाले भी चिल्लाने लगे, हाँ माफी मांगो, बेचारी लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शांति चाची झुंझलाकर बोली, अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, गलती हो गई बस। गलती? शिवम की आंखें ठंडी हो गई। अगर अभी विभा से माफी नहीं मांगी तो मैं सीधे पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अपराध होता है, और अगर जेल नहीं जाना चाहती तो 16 रुपए 8 आने का शगुन देकर इसकी बदनामी का दोष उतारो। क्या इतने पैसे? 1985 के समय में जब 1 किलो चावल मुश्किल से कुछ पैसों में आता था, 16 रुपए 8 आने बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। गाँव में एक पुरानी परंपरा थी, अगर कोई किसी की इज्जत खराब करे या झूठा दोष लगाए तो उसे अपशकुन मिटाने के लिए सामने वाले को शगुन देना पड़ता था, और रकम तब तक तय नहीं मानी जाती थी जब तक पीड़ित पक्ष संतुष्ट न हो जाए। शांति चाची गुस्से से कांपने लगी, शिवम ज्यादा मत उड़, तुझे इससे क्या मतलब? तू इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? शिवम ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि सामान मेरा था और मुझे गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर कोई परेशानी है तो मन में दबाकर रख। भीड़ में किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे शिवम कहीं तू इस बदसूरत लड़की को पसंद तो नहीं करने लगा? दूसरा आदमी हंस पड़ा, हाँ वरना कौन किसी को इतना महंगा सामान देता है? चेहरा देख उसका, ऊपर से अपराधी परिवार की बेटी। हाँ हाँ हाँ। पूरी भीड़ हंसने लगी। विभा का चेहरा शर्म और दर्द से झुक गई। शांति चाची आखिर डर गई। ठीक है मैं पैसे देती हूँ। उसने मजबूरी में 16 रुपए 8 आने निकाल कर शिवम को दे दूंगा। इसके बाद शिवम तेजी से विभा के घर की तरफ बढ़ गया। भैया आप आ गए? पूजा खुश होकर बोली। अंदर से रीना दीदी की कमजोर आवाज आई, शिवम पूजा आज तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की, यही खाना खाकर जाना। लेकिन उनकी आवाज के साथ तेज खांसी भी सुनाई दे रही थी। शिवम तुरंत समझ गया, पिछले जन्म में विभा ने उसे बताया था कि रीना दीदी को दमा था, अगर समय पर दवा मिल जाती तो वो आसानी से ठीक हो सकती थी। लेकिन उस दौर में जब लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, महंगी दवाइयां मिलना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार दमा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस जन्म में सब अलग था, क्योंकि शिवम के जादुई स्पेस में आधुनिक दवाइयां मौजूद थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे जल्दी कोई बहाना बनाकर इन्हें दवा देनी होगी। तभी विभा मुस्कुराकर बोली, हाँ शिवम भैया आज यही खाना खाइए। शिवम हंस पड़ा, मना तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ बर्तन कम है, ऐसा करो तुम दोनों मेरे तालाब वाले घर चलो, खाना तुम बनाओगी, सामान मैं दूंगा। विभा झिझक गई, ये ठीक रहेगा क्या? शिवम मुस्कुराया, क्यों, क्या तुम हमें खाना नहीं खिलाना चाहती? फिर मजाक में बोला, मैं और पूजा पूरे दिन खेत में काम करके आए हैं, अब खाना बनाने की ताकत नहीं बची। विभा धीरे से मुस्कुराई, मैं बनाऊंगी। रीना दीदी ने भी अंदर से कहा, जाओ विभा, उन्होंने हमारी मदद की है, उनके लिए खाना बनाना तो बनता है। फिर वो जोर जोर से खांसने लगी। विभा की आंखें भर आईं। दीदी आप ठीक तो हैं? शिवम अचानक बोला, मैं जरा पीछे जाकर आता हूँ। वो घर के पीछे गया और तुरंत अपने स्पेस में प्रवेश कर गया। वहाँ से उसने दमा की 2 दवाइयाँ निकाली और जेब में छुपा ली। फिर वापस आकर बोला, मैंने थोड़ी बहुत देसी दवा के बारे में पढ़ा है, मैं रीना दीदी को देखता हूँ। फिर उसने पूजा और विभा से कहा, तुम दोनों बाहर जाओ, इतना शोर होगा तो मैं ध्यान से नहीं देख पाऊंगा। दोनों लड़कियां चुपचाप बाहर चली गईं। तभी शिवम ने जल्दी से जेब से दवाइयां निकालकर रीना दीदी के हाथ में रख दी। ये खांसी और सांस की दवा है, लेकिन ध्यान रखना इसके बारे में किसी को मत बताना, विभा को भी नहीं, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। रीना दीदी हैरान रह गई, ये दवा? उस दौर में दवा मिलना बहुत मुश्किल था। शिवम ने धीरे से समझाया, ये गोली रात को सोने से पहले खानी है और ये वाली सांस लेने के लिए है। रीना दीदी की आंखें भर आईं, धन्यवाद, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद तीनों तालाब वाले घर की तरफ चल पड़े। उधर दादाजी अब पहले से थोड़े मजबूत लग रहे थे। समय पर खाना मिलने की वजह से उनकी टांगों में भी थोड़ी ताकत लौट आई थी। वो घर के बाहर बैठे शिवम के लौटने का इंतजार कर रहे थे।